नमस्कार। गणदृष्टि में आप सबका स्वागत है। हम सबको पता है कितना दुखद घटना घट चुका है JNK में। हमारे 26 लोग एक विदेशी नागरिक के सहित मारे गए उधर, और उसका रिटेलिएशन भी हम सबको पता है। पूरे देश का जनता चाहता था कि इसका बदला लिया जाए और सही तरीके से लिया जाए, और हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने सही कदम उठाया और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरा जितना भी पाकिस्तान का जो आतंकवादी ठिकाना था, इट वाज ऑल डिस्ट्रॉयड बाय देम, एंड इट वाज ए प्रिसिशन अटैक जो भारत की तरफ से वेरी प्रिसिशन था, जिसमें कि कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या कोई भी आम जनता, कोई भी आम नागरिक जो पाकिस्तान का है उसको कोई तकलीफ नहीं दे के एकदम प्रिसाइजली उनका ठिकाने में जाके ठिकाने को अटैक किया और जितना हो सके क्षति पहुंचाया और उनको पूरा नस्तो नाबूद कर दिया। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह पनवार, जो कि रेडियो सोलन, जो कि हिमाचल का पहला कम्युनिटी रेडियो है, उसका फाउंडर हैं और उनका प्रोप्राइटर, उनका डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ हैं। तो चलते हैं उनके साथ बात करते हैं कैसे अटैक हुआ, कैसे वो मैटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैकल किया, भारतीय सेना टैकल किया, उसके ऊपर बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका गणदृष्टि में। सर जी धन्यवाद। आप एक बॉर्डरिंग स्टेट में आते हैं, तो आप देखे होंगे कई बार इससे पहले भी वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली नहीं होता है उड़ीसा में, क्योंकि यहाँ हम लोग जो भी जानते हैं आजकल मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। तो ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ, ये किस तरह का क्लाइमेट, किस तरह का एनवायरनमेंट या किस तरह का माहौल में हुआ, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें। ये जो टेररिस्ट अटैक है, ये एक सुनियोजित, एक जानी बुझी जो है एक साजिश रही है हमेशा पाकिस्तान की तरफ से। ISI और उनके जो मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट है, वो मिलकर जो है इस तरह की वारदातें करते आए हैं काफ़ी समय से। तो इसका जो है एक असर पड़ता है आम जनता के ऊपर, और ख़ास तौर से कश्मीर को लेकर जो है वो उनका जो उनका स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। तो वहाँ पर ये वारदात करते हैं। ये जो अभी वारदात हुई है, जो बिल्कुल हाल में हुई है, जिसका इस वक्त रिटेलिएशन हो रहा है, इसमें जब हम देखेंगे जो क्रम है, घटनाक्रम है, उसमें उन्होंने जो एक यात्रा हमारी निकलनी थी अमरनाथ की, उसके पहले इसको अंजाम देने की कोशिश की, और जब इनको नज़र आया कि भाई अब हालात सुधर रहे हैं, उस समय पर इन्होंने जो है ये किया। और इसमें जो आम इंसान है वहाँ जम्मू एंड कश्मीर का, उनका जो वहाँ का जो इनकम है उनकी, वो पूरी की पूरी टूरिज़म के ऊपर है। और टूरिज़म अगर वहाँ नहीं है, अगर वहाँ जो पर्यटन नहीं आते हैं, तो उनको भूखे मरने की नौबत वहाँ लोगों को आ जाती है। तो वहाँ का इंसान ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह की ऐसी घटना हो जिससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़े। और जब हम नज़र डालते हैं मरने वालों की लिस्ट पे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ के लोकल मरे हैं, और उन्होंने मतलब पर्यटकों के अलावा और उन्होंने जो है एक जो वहाँ जो घोड़े वाला था, उसने तो अपनी जान गंवाई है टूरिस्ट को बचाने के लिए। तो इसको एक उस तरह का मुद्दा बनाना जो है, मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि जो इंसान है वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, वो सब के सब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आदमी निकलता है अपने घर से। वो उसका कोई इस तरह का कोई उसका मकसद नहीं होता है कि वो कुछ इस तरह की जो है ऐसा माहौल पैदा करे। तो इसको हमको ये देखना चाहिए कि एक क्रिमिनल जो है उसका कोई रिलीजन नहीं होता, वो एक सुनियोजित तरीके से वो समाज में अफरा तफरी मचाने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं, और ये कोई निंदनीय है, ये इसकी निंदा होनी चाहिए, और वो हम कर भी रहे हैं। और जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं वो मजबूरी में उठाए हैं। हमारी तरफ से, भारत की तरफ से आज तक के इतिहास में कभी भी पहल नहीं हुई है। हमने पहले कभी किसी को सताया नहीं है, डराया नहीं है, और हम अपनी जो आत्मरक्षा है
उसके लिए हमने कदम उठाया है। और ये कदम भी उसी दिशा में एक कदम है, जैसे कि आपने कहा कि कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को हमने वो जो है टारगेट नहीं किया है, आम लोगों को टारगेट नहीं किया है वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ पर्यटक मारे गए हैं, ऐसा वहाँ कोई वारदात नहीं हुई है। तो ये सिर्फ जो वहाँ के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं और जो पहले से ही हमारी नज़रों में थे, उनको टारगेट किया गया है ताकि वो आगे इस तरह की कोई दरिंदगी ना करें। सर, इसमें एक बात है, जैसे आपने कहा कि इट वाज ए इकोनॉमिक अटैक, मान लीजिए कि वहाँ का जो टूरिज्म को डिस्टर्ब करने के लिए ये किया गया था, लेकिन ये बात भी सच है कि उन्होंने धर्म पूछ के ही अटैक किया। और ये बात भी सच है कि भारत ने हमेशा सहा है, बार बार सहा है। और हम हमारे आंखों के सामने देखे हैं 1989 से आज तक, अभी तक जितने भी मतलब वारदातें हुई है, इट वाज विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल कश्मीरी पीपल। लेकिन अभी फिलहाल के कुछ दिनों के दौरान, जब से कि आर्टिकल 370 उठा, उसके बाद से कश्मीरी पब्लिक का जो पैराडाइम शिफ्ट होता है वैसा टाइप शिफ्ट हुआ है। और उनको खुद को भी महसूस होने लगा है कि ये जो हो रहा है हमारे भलाई के लिए हो रहा है, और हम लोग जितना कम या जितना जीरो आतंकवादी को सपोर्ट करेंगे वो अच्छा है। और हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे तो उनको फ़ायदा है, ये मैसेज वो लोग भी दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता जो कि दूर रहता है वहाँ, बार बार जो धोखा खाया है, वो कैसे भरोसा करेगा उन पे? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो परसेप्शन बनी हुई है वो ये है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा प्रांत है जहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जो वैली है, जो कश्मीर प्रॉपर है, उसमें उनकी संख्या ज़्यादा है। जम्मू में हालांकि मिक्स्ड पॉपुलेशन है, मगर जो कश्मीर का इलाका है उसमें मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। मगर जो 1980s में, लेट 80s में जो हालात पैदा हुए, उसके बाद से कुछ एक दूरियां पैदा हुई लोगों में। उसमें राजनीति का तो बहुत बड़ा हाथ है ही, क्योंकि राजनीति के बगैर तो कुछ होता नहीं है। और राजनीति तो हर चीज़ में है। आम आदमी तो रोजी रोटी कमाने के लिए निकलता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो राजनीति जब उसमें आ जाती है तो उसमें फिर जो है बदलाव आते हैं। तो वहाँ पर मैं, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो जीवन को सामान्य ढंग से जी रहे हैं, जिनके अंदर एक इंसानियत है, जो चाहते हैं कि जियो और जीने दो, उनकी संख्या ज़्यादा है। एक ऐसे लोग हैं जो कि कट्टरवादी हैं और वो बहाव में बहकर वो घटनाओं को अंजाम देते हैं, और वो कहीं जो आप बात कह रहे हैं कि वो सहयोग भी करते हैं शायद ऐसे तत्वों का, ऐसे लोग भी हैं। और एक ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, एक मजबूरी के तहत वो करते हैं, क्योंकि एक तरफ पुलिस फोर्स है, आर्मी है, दूसरी तरफ जो है आतंकवादी है। अब हर जगह तो पुलिस और फौज नहीं जा सकती। अब वो जो जब टेररिस्ट घुस जाते हैं उनके घरों में, और वो दबे कुचले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, तो उनको वो मजबूर कर दिया जाता है सहयोग के लिए। जैसे किसी के घर में घुस गए और वहाँ पर उन्होंने डेरा जमा लिया, उनको डरा धमका के, उनकी बहू बेटियों को वो करके घबरा के वो ये चीज़ें होती हैं, दबाव में आके मतलब ये है। तो आम जो वहाँ की जनता है, मैं जहाँ तक मेरी समझ है, वो नहीं चाहती कि आतंकवाद हो। और कुछ तत्व जो है, जो फंडामेंटलिस्ट हैं वहाँ, वो जो है वो पूरी अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते हैं सिचुएशन का, और उसमें राजनीति भी उसमें इन्वॉल्व होती है। सर, इसमें एक बात और है कि हम लोग जो जनता यहाँ रह के वहाँ का हालात कैसे जानते हैं? आइदर मीडिया से जानते हैं, या सोशल मीडिया से जानते हैं, या सरकारी जो गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज वगैरह होता है उसमें जानते हैं। लेकिन फेक न्यूज़ जो एक चीज़ है, जो फेक न्यूज़, इसको सबसे ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब करता है, आदमी को भड़काना, लोगों को भड़काना, ऐसे फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ का कितना हाथ रहा है कश्मीर का सही पिक्चर लोगों को नहीं पहुंचाने या गलत पिक्चर पहुंचाने में? फेक न्यूज़ कितना जिम्मेवार है? अब एक समय था जब प्रिंट मीडिया का बोलबाला था, सिर्फ जो है वो अखबार हमारे जो है वो उनके ज़रिए हमें खबरें मिलती थी। उस समय पर एक पाबंदी थी मीडिया के ऊपर, और जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था या ब्रॉडकास्ट मीडिया था, पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में था।
तो उसमें एक बैलेंस था। सरकार जो चाहती थी, जिस तरीके से चाहती थी चीज़ों को जो है आगे प्रचारित करना, वो करती थी। और अखबारों में एक अंकुश रहता था, कहीं ना कहीं एक कोई पॉलिसी होती थी न्यूज़पेपर्स की, और कहीं ना कहीं एक जो है ये कहें कि क्रेडिबिलिटी होती थी। मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई और जो सोशल मीडिया आया, उसमें एक खुला मैदान मिल गया लोगों को अपनी बात को बोलने का, कहने का, दिखाने का, सुनाने का। वो वहाँ कोई हमारे रेगुलेशन इस तरह का नहीं आया सरकार की तरफ से। यह सेल्फ रेगुलेशन जो मानते थे वो तो खैर ठीक ही उनका चलन था, मगर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी आईटी के ज़रिए जो हमें ये प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, इनका बहुत बड़े पैमाने पे मिसयूज़ हुआ है। और साथ में जो एक पोलराइजेशन हो गई जो हमारी, कि या तो हम फेवर में बोलेंगे या हम अगेंस्ट में बोलेंगे, तो बैलेंस्ड न्यूज़ जो है वो कहीं खो गई। अब पॉलिटिकली हम इस तरह से डिवाइड हो गए कि एक एक्सट्रीम में या तो हम अंधभक्ति में आ गए, या हम जो है बिल्कुल जो है उसके विरोधी हो गए। तो इस तरह से सोशल मीडिया में डिवाइड आया। और जो पहले एक सेंस ऑफ एकोमोडेशन थी, एडेप्टेशन थी, जो पहले हम एक एनालाइज करके न्यूज़ को परोसते थे, हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, या जो हमारे पाठक हैं, वो ट्रेंड ख़त्म हो गया और मीडिया जो है वो वन साइडेड हो गया। अभी हाल के कुछ वर्षों में इस तरह का चलन देखने को मिला है कि या तो हम किसी चीज़ के फेवर में हैं या किसी चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो जो एनालिटिकल जो एक वो व्यू पॉइंट है वो गायब हो गया है। तो इसके चलते जो है, जो न्यूज़ हमें आ रही है वो हमें डिस्टॉर्टेड न्यूज़ आ रही है, कहीं उसका बैलेंस नहीं है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ है। वो जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें जो एक एजेंडा सेट होता है, तो वो एजेंडा के तहत जब न्यूज़ चलती है तो उसका ओवरऑल जो हमारी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा, वो डिस्टर्ब होता है। तो कहीं ना कहीं वो उसका नेगेटिव असर पड़ता है। या तो हम पूरी तरह से भाव में बह के फिर आगे फैसले लेते हैं, या हम बिल्कुल विरोधी बन जाते हैं। तो ये ट्रेंड बिल्कुल सही नहीं है, पत्रकारिता के मापदंडों के अनुरूप नहीं है। डेमोक्रेटिक कल्चर में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, प्रजातंत्र में हर इंसान को अपनी बात बोलने की आज़ादी है, मगर इसके साथ साथ एक जिम्मेवारी भी है कि हम जो बात कहेंगे वो ऑथेंटिक हो, क्रेडिबल हो, सच्चाई पर आधारित हो, और पूरी टेस्ट करके जो है कोई भी बात को जब हम पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो उससे पहले उसकी परख करना जो है बहुत ज़रूरी है कि वो क्या असर डालने वाली है। जो हम हमारे जो उपभोक्ता हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर होने वाला है, ये जांचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस तरह की एक अपना मापदंड नहीं बनाएंगे, सेल्फ रेगुलेशन, मतलब सेल्फ रेगुलेशन, ये क्योंकि सरकार भी कहाँ तक आपको रेगुलेट करेगी। जब सरकार मीडिया को रेगुलेट करने लगती है तो फिर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसे पहले इतने सालों तक हमारा मीडिया काम करता रहा, सेल्फ रेगुलेशन के तहत काम करता रहा, अपनी जिम्मेवारी को समझकर एक सही सोच के साथ, सही धारणाओं के साथ एक एनालिटिकल न्यूज़ देता रहा। अब कुछ समय से ये हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जो हमारे समाज के लिए और हमारे प्रजातांत्रिक जो हमारा ढांचा है उसके लिए एक अच्छी बात नहीं है। सर, लेकिन एक बात है, चाहे कितना भी फेक न्यूज़ आए, कितना भी कुछ हो जाए, एक बात तो आप मानेंगे, कोई भी मानेगा, हम लोग मेजोरिटी में है और माइनॉरिटी वाले धर्म पूछ के मारा है जी। बट हम लोग बीइंग ए हिंदुस्तानी इतना अच्छे लोग हैं, इतना बेहतरीन लोग हैं, और इतना अपने आप में कंट्रोल है कि इतना दिन हो गया कोई भी कहाँ कोई दंगा, कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो फेक न्यूज़ जितना भी फैलाने का पाकिस्तान या उसके सपोर्टर कोशिश करे, उसमें तो पाकिस्तान फेल ही रहा है। नहीं, बिल्कुल फेल रहा है। पाकिस्तान तो फेल्ड स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान में जब आज़ादी के बाद से जो उनके, जैसे हमारे महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ द नेशन थे, उसी तरह से उनके फादर ऑफ नेशन जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे। और जिन्ना ने जब पार्टीशन हुआ था
तो जीना के जो स्टेटमेंट्स थे वो बिल्कुल सेक्युलर स्टेटमेंट थे। उन्होंने ये कहा था कि जो माइनॉरिटी होगी पाकिस्तान में उसको पूरी तरह की स्वतंत्रता मिलेगी। एक सेकुलर जो राष्ट्र है, सेकुलर कंट्री का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, मगर बाद में वो चीज़ें नहीं हुई। बहुत जल्दी ही जो जीना का जो उन्होंने वायदे किए थे उसको भुला दिया गया, और उनको जो वहाँ माइनॉरिटी थी हमारी, उसके साथ जो छेड़छाड़ की गई, जो न्यूज़ हम सुनते हैं, तो डेमोक्रेसी वहाँ बहुत कम समय तक रही। ज़्यादातर वहाँ पर वो मिलिट्री रूल रहा, या फिर मिलिट्री कंट्रोल रहा। जो डेमोक्रेटिक रूल भी जो बीच में आया, जैसे मिलिट्री सपोर्टेड रहा, मिलिट्री का कंट्रोल रहा उसमें, तो वहाँ तो डे वन से वो फेल्ड स्टेट था। और जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, करप्शन आती गई, और वहाँ का जो पूरा सिस्टम था, तो भारत तो आत्मनिर्भर हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी आई हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुई, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुई। मगर वहाँ पर वो हमेशा वो सुपर पावर के अंडर में रहे। मतलब अमेरिका से उनका या चाइना से उनका वो गठजोड़ रहा, और एक सुई तक भी वहाँ नहीं बनी पाकिस्तान में। तो सेल्फ रिलायंट कभी नहीं रहे वो। उन्होंने अपना जो एक बेस है, यूएसए का एक बेस बना वो, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है पाकिस्तान की, वो ऐसी है कि वो गेटवे टू सुपर पावर्स का। तो उन्होंने अमेरिका को चुना, और अमेरिका ने उनको मतलब वो आत्मनिर्भर कभी नहीं हो पाए। हमेशा वो अमेरिका के पैसे पर, अमेरिका के हथियारों पर, अमेरिका के इशारों पर वो चलते रहे, और अमेरिका उनको हमेशा इस्तेमाल करता रहा। तो इसलिए वो उनको लूज़ करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जो वॉर की बात आ रही है, तो वॉर एक कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो कहने के लिए ये बात बहुत मतलब हल्की फुल्की लगती है, मगर जब लड़ाई होती है तो लड़ाई है, उसमें हम किसी को कमज़ोर मान के लड़ाई लड़ें तो वो बहुत सही सोच नहीं होगी। उसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। वियतनाम का एग्जाम्पल आप लीजिए। अमेरिका ने सोचा था कि चींटी की तरह मसल देंगे वियतनाम, क्या चीज़ है। तो 11 साल की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और उसके बाद भी मुखी खानी पड़ी। इतने लोग गवाए अमेरिका ने, नौजवान, और इतना उसमें पैसा लगा, और उसके बाद अपना वो एक इज़्ज़त भी गवाई अमेरिका ने। एक सुपर पावर मतलब मुंह छुपाना पड़ा, और वियतनाम वो लड़ता रहा, बराबर वहाँ के लोग लड़ते रहे। इसी तरह से अभी जो यूक्रेन और रशिया का है, तो रशिया को लगता था कि हम बड़ी आसानी से यूक्रेन को वो बर्बाद कर देंगे, मगर अभी तक भी लड़ाई चल रही है, और उसका कोई अंजाम सामने नज़र नहीं आ रहा है। और उसमें पीस कौन रहा है? उसमें आम इंसान पीस रहा है, जो बेकसूर है। तो ठीक वैसी ही स्थिति वॉर के टाइम पे होगी, और उससे नुकसान होगा। तो हमको मतलब भाव में बहकर हमको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें एक दोषी माने। तो बहुत सोच समझ के हमको चलना चाहिए। हमको एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ, एनालिटिकल माइंड के साथ जवाब हमने दे दिया है। एक जो मीडिया का रोल इसमें है, वो मैं समझता हूँ कि एक हाइपर बन के हाइप क्रिएट करना, वो एक गलत बात है। हमको मीडिया का जो रोल है वो एक रेफरी का रोल होता है। जैसे किसी गेम में एक रेफरी सीटी बजाता है और वो गलत चीज़ को रोकता है और सही चीज़ को आगे बढ़ाता है, वही बात मीडिया की है डेमोक्रेसी में। तो मीडिया को संयम बरतना चाहिए। जिस तरह से हो हल्ला हो रहा है, ज़्यादातर उनको जो कमेंट्स हैं उनको सब्सटेंशिएट करना चाहिए कि भाई उसको मतलब एक अपनी तरफ से जज और वो वकील और साथ में मुजरिम, तीनों चीज़ वो आप खुद ही बन रहे हो हर चीज़ में। तो वो जजमेंटल हो रहे हैं, और एजेंडा के तहत आप मीडिया को नहीं चलना चाहिए। अगर कोई उनको एजेंडा दिया जा रहा है कि कहीं से भी, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो, तो वो नहीं आना चाहिए उसमें मीडिया को। तो मैं समझता हूँ जो इस तरह का जो शोर शराबा हो रहा है आज के डेट में, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो उससे हमारी एक इमेज
वो मीडिया की ऑलरेडी हमारी इमेज ख़राब हुई है पिछले कुछ वर्षों से, और उससे और ज़्यादा ये होगा। तो बैलेंस्ड वे में, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम सुनाते हैं अपने लोगों को, तो हमारा जो आम नागरिक है वो मीडिया को एक अंतिम सच मानता है। तो उस मापदंड पर हमको खरा उतरना चाहिए और संयम के साथ हमको अपनी बात बोलनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात है सर, ये जो मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया भी मान लीजिए मीडिया जो लैंग्वेज बता रहा है वो शायद जनता के पास जा रहा है, अलग बात है। लेकिन आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो प्रेस मीट देखे होंगे, वहाँ कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम के वजह से ऐसा हुआ या कुछ भी नहीं कहा। पक्का बैलेंस उनका स्टेटमेंट आया और सरकार का भी स्टेटमेंट एकदम साफ सुथरा रहा और पाकिस्तान को एकदम साफ सुथरा जवाब दिया। तो इसमें भी तो मीडिया भी मुक्की खा रही। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो गेट कीपर्स हैं वो मीडिया के लोग हैं, जो वहाँ पर जो एडिटोरियल पॉलिसीज़ हैं या जो लोग वहाँ पर वो डिसाइड करने वाले हैं कि क्या जाना है क्या नहीं जाना, वो उनकी जिम्मेवारी है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, और सरकार का भी ये कदम जो है सराहनीय है कि वो पॉलिटिकल जो कम्युनिकेशन वैक्यूम उन्होंने नहीं आने दिया और उन्होंने अपनी बात जो है वो एकदम साफ तरीके से उन्होंने बोला। बिल्कुल। तो मीडिया को चाहिए कि वो जो सरकारी जो बयान है उसको प्रमुखता से दिखाएं और बैलेंस लोगों को वो प्लेटफॉर्म पे लाएं, अपने बैलेंस लोगों के व्यूज़ शेयर करें। जो भड़काने वाले लोग हैं, जो वन साइडेड जिनकी ओपिनियंस हैं, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन ना दिया जाए और इसको एनालाइज जो है वो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको एनालाइज किया जाए, लॉजिकली। एक बात और मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि ये जो मीडिया चाहे कुछ भी करे या सरकार तो अपना काम कर ही रहा है, और पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, वो खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे टाइप, वो अपना सिविलियन इंस्टॉलेशन या सिविलियन लोगों को अटैक कर रहा है। तो ये जो लड़ाई है, इसका आगे जो अभी जैसे हमारा एक्स आर्मी चीफ ने ट्वीट भी किए हैं कि पिक्चर अभी बाकी है जी, तो आप आगे पिक्चर का स्टोरी क्या देखते हैं? देखिए, एक थप्पड़ दिखाना और थप्पड़ मारना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये जब थप्पड़ दिखाया जाता है तो उसका एक डर होता है कि भाई अभी आपको कुछ नुकसान होने वाला है, और थप्पड़ मारने के बाद फिर उसका डर ख़त्म हो जाता है। फिर आप जितने मर्जी थप्पड़ मार लो, फिर उसका जो है कोई असर नहीं होता है। तो मतलब ये जो स्ट्रेटजी है हमारी, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम दूसरे को जो है उसको दूसरी पार्टी को ये दिखाएं कि भाई ये करने से ये होगा, हैं, वो स्थिति हमारी होनी चाहिए। और इसमें जो हमारे एक्स जो हमारे जनरल हैं और लोग हैं, वो अपने विवेक के हिसाब से बैलेंस्ड बातें बोलते हैं और वो ये दर्शाते हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं और हमारे साथ अगर आप गलत करेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। तो यहाँ तक बोलना तो ठीक है, बाकी जो इसको ज़रूरत से ज़्यादा एस्केलेट करना, मैं समझता हूँ वो उसका समय नहीं आया है अभी। और अगर जो जैसे पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान में भी प्रोपेगेंडा है, वहाँ पॉलिटिकली जो है इंक्लाइंड लोग हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ बोलना वहाँ एक फ़ैशन है। तो इंडिया को, कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो लोग अपनी राजनीति करते हैं वहाँ पर, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो आम जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो उनका एजेंडा हमेशा लोगों को जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने का हमेशा यही रहता है कि वो कश्मीर का मुद्दा और इंडिया को गाली देने में वो विश्वास करते हैं। मगर वहाँ का जो आम आदमी है, जो देखा गया है, जो लोग वहाँ गए हैं और जो वहाँ के जो समझदार लोग हैं, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत पत्रकार भी हैं वहाँ ऐसे, जो बड़ी बैलेंस बात बोलते हैं, और वो जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो कुछ लोग वहाँ पाकिस्तान के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं वहाँ, वो खुलकर सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि ये गलत हुआ। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी चीफ उनका जो स्टेटमेंट रहा जस्ट बिफोर द अटैक, ये काफ़ी बचकाना, बेवकूफ़ी भरा और भड़काऊ था, जो कि एक आर्मी चीफ के तौर पे नहीं कहना चाहिए। और हमने देखा है पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ रहे हैं, उन्होंने हमेशा यही काम किया है कि उनको अपना रोटी सेकने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो हमेशा
भारत को मोहरा बना के, भारत को एक मुद्दा बना के वो लोग पेश करते हैं। तो इसका जवाब हिंदुस्तान को कैसे देना चाहिए? नहीं, वो तो देखिए हमेशा से रहा है, जो क्योंकि जो मिलिट्री रूल है वो तभी जो है कायम रहेगा जब लोगों को एक डर लोगों के मन में पैदा किया जाएगा, और तभी जो लोग जो हैं वो मिलिट्री शासन को बर्दाश्त करेंगे। तो वो चीज़ पाकिस्तान में ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ के स्कूलों में भी भारत के ख़िलाफ़ जो है वो पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है, और एक नफ़रत की जो एक वो का माहौल है उसको वो सालों से उन्होंने उसको बरकरार रखा है, और जो असली हकीकत है वो सामने नहीं आती है। जो पुराने लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इसको समझते हैं, और मिलिट्री का जो राजनीति का जो है वो तो दायरा बहुत सीमित है वहाँ भी, और हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं, हालांकि हमारे ज़्यादातर लोग बैलेंस्ड हैं, मगर कुछ फंडामेंटलिस्ट हमारे यहाँ भी हैं जो इसको भड़काते हैं, और वहाँ उनकी संख्या पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है वहाँ एक फ्री हैंड उनको मिला हुआ है, और उनका पूरा वो है असर है वहाँ की जनता पर भी, ख़ास तौर से जो अभी जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर ज़्यादा असर है उनका। और भारत में, जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत में हमेशा बैलेंस्ड रहे हैं हम लोग। हमने रियलिटी को एक्सेप्ट किया है, और जब जवाब देने की ज़रूरत पड़ी है तब जवाब भी दिया है, और मुखी भी खाई है पाकिस्तान ने। कोई भी लड़ाई जो लड़ी गई आज तक, चाहे 1965 की हो या 71 की हो, या शुरू में 1947 में भी एक हुई थी, और अभी जो हमारा ये जो जो ये चल रहा है, और इसके पीछे जो वो जो हुई थी लड़ाई हमारी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हुई थी, कारगिल का जो युद्ध हुआ था, हाँ, उसमें जो है एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह से पाकिस्तान। तो वर्ल्ड लेवल पे जो है हम पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं, और सब लोग सब समझते हैं क्या हकीकत क्या है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है, ये जो फिलहाल का, ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई शायद कभी ना ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये जो फिलहाल का जो पहलगाम वाला अटैक के बाद जो हुआ है, इसका अंत आप कहाँ तक देखते हैं? कितने जल्दी कश्मीर नॉर्मल हो जाएगा और हम लोग जाके वहाँ जैसे पहले आफ्टर 370 रिवोकेशन के बाद जो भी हुआ है, और जितना अच्छा हुआ था, कश्मीर पटरी पर आके प्रगति की ओर बढ़ रहा था, वो ये जो ब्रेक लगा है, ये ब्रेक आप कितने जल्दी उठेगा और कितना जल्दी नॉर्मल से आएगा? आपका क्या उम्मीद है इसमें? नहीं, मुझे तो लगता है ये कुछ दिनों का मसला है, कोई लंबी बात नहीं इसमें होने वाली है, कि इस वक्त जो है थोड़ी भावनाएं भड़की हुई है हमारी दोनों तरफ, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें नॉर्मल होगी। और जहाँ तक कश्मीर की बात है, तो कश्मीर की प्रॉब्लम तो चलती आई है और आगे भी चलती जाएगी। इसको तो इसका जो सलूशन है वो एक लोगों का विश्वास, वहाँ के जो लोग हैं उनका विश्वास जीतने का है। जैसे बहुत सारे इश्यूज़ जो कश्मीर के बाहर हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, या जो लोग कश्मीर के लोग बाहर रह रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया। उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में कुछ घटनाएं हुई, देश के अलग हिस्सों में हुई, वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें उन लोगों का ऐसा कोई कसूर मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन आप उसको एक इमोशनल आउटबर्स्ट की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे पूरा भारतीय जनता एकदम संयम बरता, कभी कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है, छोटी-मोटी घटनाओं को हम तो इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, और मतलब ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे जो, मैं भी नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन ये छोटी-मोटी घटनाओं को हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसका कोई कश्मीर के लोगों पर, या कश्मीर जो हमारा जो जिस तरह से हमारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उस पे कोई बड़ा असर होने वाला है। ये एक फॉर द टाइम बीइंग है जो सिचुएशन है, थोड़े दिनों में नॉर्मलाइज होगी, और हमें भी चाहिए कि एक हमने जवाब दे दिया है, और आगे हमें भी इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने से नुकसान जो है वो हमारा नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि हम प्रगति की तरफ चल रहे हैं। हमारा जो देश है, हमारा समाज है, वो आगे बढ़ रहा है। और जहाँ पाकिस्तान की बात है तो फेल्ड स्टेट है, वहाँ की इकोनॉमी बुरी तरह से जो है वो शैटर्ड है, और वहाँ के लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। कई तरह की वहाँ टेररिज्म की घटनाएं आए दिन वहाँ होती है। बलूचिस्तान का जो एरिया है वो अनरेस्ट है वहाँ पर।
तो वो तो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको वो कहने वाली बात है कि भाई एक मरे हुए आदमी को और मारने वाली बात है, तो उसके उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक हद तक पहुंच चुकी है वहाँ स्थिति। और हमारे ऊपर इसका जो है बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई जो है वो कभी भी वो एक समाधान नहीं है। आप अपने घर में जो आम घरों में जो मुद्दे होते हैं उनमें भी छोटी सी बात को लेके हम बहुत दूर तक चले जाते हैं और बहुत कटुता और खून खराबा भी हो जाता है, और फिर भी बैठ के बात करनी पड़ती है। तो ये पूरे देश की बात है, तो ये बहुत बड़ा एक ये समझेंगे कि हमारी अग्नि परीक्षा है, तो इसमें से हमें निकल जाना चाहिए। और हमारी जो प्रगति है, हमारी जो अगली जो जनरेशन्स हैं, उनको हमको उनकी प्रगति को, उनकी जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रख के हमको एक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। और जो जवाब देने की बात है वो हमने पहले भी दिया है और अब भी दे चुके हैं, तो आगे और उससे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसी तरह से और जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सर, आपने बहुत बेहतरीन ढंग से मसला को समझाया, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझेंगे, और हम भी उम्मीद करते हैं हमारा गणदृष्टि की तरफ से कि देश में बहुत जल्द ही शांति बहाल हो, कश्मीर पहले जैसा फलता फूलता रहे, और हमारा जो प्रगति की रथ जो कश्मीर से चला था, कश्मीर के युवाओं को जो एम्प्लॉयमेंट मिला था, जो महीने में 30, 40, 50 हज़ार तक कमा रहे थे टूरिज़्म के बलबूते पर, वही टूरिज़्म फिर से फले फूले। और पाकिस्तान तो फेल स्टेट है, फेल ही रहेगा, और हम लोग मैच्योर्ड होके जैसे मैच्योरिटी के अपना मैच्योरिटी दिखाते हुए हमने जवाब दिया। और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहिए या डिफेंस मिनिस्ट्री कहिए, उनका प्रेस रिपोर्ट में उन्होंने एकदम साफ तौर पे बोला कि ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये प्योर एंड प्योरली टेररिज्म वर्सेस इंडिया है। और हमने अपने तरफ से संयम बरतते हुए पाकिस्तान का केवल और केवल उनका जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच भी नहीं किया, और उनका जो आतंकवादी का जो ट्रेनिंग कैंप था उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान तो अपने आदत से मजबूर है, वो अपना पूंछ सेक्टर के ऊपर वो गोलाबारी कर रहा है और काफ़ी आम जनता मर रहे हैं। भारत सरकार निश्चित रूप पे उनका जवाब देगा, और ये मामला का बहुत जल्द समाधान होगा, और कश्मीर फिर नॉर्मलसी के पटरी पर फिर से आ जाएगा। यही हमारा उम्मीद है। धन्यवाद।